Good morning, students. Oxford Public School, Uklana Mandi welcomes you. Myself, Tanisha, subject teacher of biology, class 12 science, and today we will continue our chapter biotechnology. Okay. So today our topic is cloning vector. मैंने आपको बोला था एक जो स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो आएगी उसमें आपको क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू बताया जाएगा, क्योंकि बच्चे ये थ्योरी पार्ट है तो बोर्ड पर हो नहीं पाएगा। तो देखिए क्लोनिंग वेक्टर जो है वो क्या है, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ये वेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी है कि ये ऑटो रेप्लिकेट कर लेगा, ठीक है, और ऑटो रेप्लिकेट करके बहुत सारी क्या बना लेगा, अपनी जैसी कॉपी बना लेगा। तो क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग का मीनिंग ही यही होता है मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना अपने जैसी, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या हो, सिमिलर हो। तो क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो अपने साथ क्या कैरी करके लेके जाता है, एक्स्ट्रा डीएनए। ओके, फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और इसको वापस होस्ट सेल में भेज दिया जाएगा फॉर इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन। इंडिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि ये जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा उसके न्यूक्लियस पर ये डिपेंड नहीं है, उसके डीएनए पर ये डिपेंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है, इसलिए यहाँ टर्म आ गई इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोनिंग ऑफ इंसर्टेड जीन। अब जब ये क्लोनिंग करेगा, जब ये डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा तो इस जीन की भी क्या बन जाएगी, बहुत सारी कॉपी बन जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि कॉमन क्लोजिंग वेक्टर के एग्जाम्पल्स बताइए, तो सीधा सा एग्जाम्पल देना बैक्टीरियोफेज और दूसरा आपका चला जाएगा बच्चे प्लाज्मिड। अब अगर आपको पूछा जाए कि लार्ज स्केल पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है या लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ बनानी है तो हम इनमें से कौन सा वेक्टर यूज़ करें, तो आपका आंसर जाएगा बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लोनिंग वेक्टर आपको यूज़ करना है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरियोफेज। आपको जैसे 15-200 या 50-200 या 1-2 कॉपीज़ बनानी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लाज्मिड। अब रीज़न बैक्टीरियोफेज क्यों, बैक्टीरियोफेज तो पता है ना, जब आप वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करें तो उसे बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। तो देखो हम इकोलाई बैक्टीरिया हर जगह पढ़ते हैं, क्योंकि ये कम टाइम में बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस कर देता है, बहुत कम टाइम लेता है जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए इन्होंने बोला कि बैक्टीरियोफेज जो है वो वेक्टर यूज़ किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज़ के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, मैनी प्लाज्मिड हैव ओनली 1-2 कॉपीज़, सम प्लाज्मिड कैन प्रोड्यूस 15-100 कॉपीज़ पर बैक्टीरियल सेल। वेक्टर हैव बीन मॉडिफाइड सो एज टू गेट ईजिली लिंक्ड। देखो वेक्टर के अंदर मॉडिफिकेशन भी होगी ताकि आसानी से आके फॉरेन डीएनए वहाँ क्या हो जाए, लिंक हो जाए, ठीक है, और सिलेक्शन हो जाए किसका, रिकम्बिनेंट का, किस में से, नॉन रिकम्बिनेंट से, कि कौन सा नॉन रिकम्बिनेंट है और कौन सा रिकम्बिनेंट है। इस तरह से वेक्टर के अंदर कुछ एक क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है, ताकि वो ईजिली सिलेक्ट कर पाए और ईजिली ही लिंक कर पाए किसका, फॉरेन डीएनए का। नेक्स्ट देखिए, द फीचर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द क्लोनिंग वेक्टर। अब आप एक अपनी बुक में स्ट्रक्चर देखोगे जहाँ दे रखा होगा PBR322, बच्चे ये वेक्टर का नेम है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो फीचर्स हैं वो होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओराई। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था अगर ये रेप्लिकेट कर रहा है, रेप्लिकेट का मीनिंग पहले दोनों स्ट्रैंड को क्या होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा अपना अपना कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए। तो जहाँ से ये सेपरेट होगा उस पॉइंट को आप बोलते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहीं से रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा आपको इसमें चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर, ये भी एक जीन होता है जो सिलेक्ट करेगा, यानी कि कौन सा ट्रांसफॉर्मड डीएनए है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मड डीएनए है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। थर्ड आपका चला जाएगा क्लोनिंग साइट। प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल न्यूक्लियाई। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करेगा इंडिपेंडेंटली, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड पर। दे कैरी अपने साथ क्या उठा के लाया है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन। अब उन जीन के अंदर क्या क्या एडिशनल ट्रेट हो सकते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, कोई एंटीबायोटिक को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। फर्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, या बैक्टीरियोसिन यानी कि बैक्टीरियल कोई प्रॉपर्टी है। तो मोस्ट कॉमन जो वेक्टर होता है, मोस्ट कॉमन यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर आर PBR322। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। 322 देखो ये डिस्कवर किसने किया, डेवलप बाय
बोलीवर एंड रोडरग्विज। ठीक है, ये देखिए नाम भी इसी वजह से पड़ा हुआ है, डेवलप बाय बोलीवर एंड रोडरग्विज। और कहाँ से, देखिए फॉर्म फ्रॉम ई कोलाई। एक मिनट, आपको याद रखना है ये किसका पार्ट है, ई कोलाई का। दूसरा वेक्टर देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर आर, ये रहा, एक तो PBr322, ठीक है। दूसरा आपका दे रखा होगा, आपकी बुक में नहीं है, दूसरा मिलेगा PUC। ये प्लाज्मिड डेवलप हुआ था एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसीलिए देखो इसका नाम यहाँ पर पड़ गया। ठीक है, तो P प्लाज्मिड और BR, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था तो बच्चे इसका नाम इस तरह से पड़ा। दूसरा क्या है PUC, कहाँ इसको प्लाज्मिड को डेवलप किया गया था, एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो इसका नाम भी ऐसे पड़ गया। ठीक है, दोनों कहाँ से बने हैं, फॉर्म फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि आपको भी पता है मोस्टली बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे किसके ऊपर, ओराई के ऊपर, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेयर रेप्लिकेशन बिगिन, ये वो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जहाँ से आपको भी पता है पूरा DNA किससे बना हुआ है, जीन लगाओ, DNA किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एनी DNA फ्रेगमेंट आल्सो रेप्लिकेट अलोंग विद रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, कोई भी DNA फ्रेगमेंट जो है वो प्लाज्मिड के साथ क्या करेगा बच्चे, रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि ये प्लाज्मिड किसको लेकर आया है, DNA को ही तो लेकर आया है, जीन लेके आया है, DNA लेके आया, लेकिन रेप्लिकेट ये इसके साथ ही करेगा। नंबर ऑफ कॉपी अ प्लाज्मिड कैन फॉर्म इज आल्सो कनेक्टेड टू ओराई। अब देखो आपको याद रखना है, जो नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी ना वो किससे कनेक्टेड है, ओराई से। अब देखो ये जितना ज़्यादा खुलता जाएगा उतनी ज़्यादा कॉपी बनती जाएगी, तो नंबर ऑफ कॉपी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मेरी बात समझ आई आपको, मैंने आपको रेप्लिकेशन में भी करवाया था ये। देखो जितना ये खुलता जाएगा आगे से आगे, ये स्टैंड आपस में सेपरेट होते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ कॉपीज़ बनते जाएंगे। तो जो ओराई है वो कंट्रोल करता है किसको, नंबर ऑफ कॉपी को। तो आपको याद रखना है, ओनली दैट प्लाज्मिड शुड बी सेलेक्टेड फॉर क्लोनिंग हुज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्ट नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी कि जितना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता जाएगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ बनते जाएंगे, तो वही प्लाज्मिड क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ठीक है, जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉपी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड इज हेयर सिलेक्टेबल मार्कर। दूसरा आपका क्या चला जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर। इट इज़ अ जीन, ये एक जीन होता है। ये सारे किसके पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर के पार्ट पढ़ रहे हैं, वेक्टर के फीचर्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा वहाँ क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज़ अ जीन दैट प्रोवाइड अ ट्रेट, ये एक करेक्टर देगा फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अब ट्रांसफॉर्मेट का मीनिंग क्या है, ये DNA था, ठीक है, ये प्लाज्मिड था, ये वेक्टर था, इसके साथ जब बाहर से कोई फॉरेन DNA आकर जुड़ गया तो ये क्या बन गया बच्चे, ट्रांसफॉर्म्ड बन गया या ट्रांसफॉर्मेट बन गया। लेकिन जब इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये सिंपल वेक्टर पड़ा हुआ है, तो इसको आप बोलोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेट। तो यहाँ सिलेक्टेबल मार्कर का काम ही ये है, क्या है, ये आर्टिफिशियली सिलेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेट को, किससे, नॉन ट्रांसफॉर्मेट से। द ट्रांसफॉर्मेट आर अलोड टू ग्रो, जो ट्रांसफॉर्मेट होगा वो क्या कर दिया जाएगा, वेक्टर के थ्रू अलो कर दिया जाएगा ग्रो करने के लिए, एंड मल्टीप्लाई, वाइल नॉन ट्रांसफर को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्डेड कर दिया जाएगा। समझ आई मेरी बात। सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है, वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो बच्चे ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वेक्टर इसको अलो कर देगा ग्रोथ करवाने के लिए, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्डेड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन DNA और वेक्टर कंटेनिंग फॉरेन DNA इनटू होस्ट सेल। इनकॉर्पोरेशन करना किसका, फॉरेन DNA का, या फिर वेक्टर को किस में डालना, होस्ट सेल में, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो। बात तो वही है, वेक्टर के अंदर DNA डालो या पूरे वेक्टर को उठा के होस्ट सेल में डालो, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फॉर ई कोलाई जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, अगर हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया की, तो वहाँ पर कुछ एक जीन जो है वो एनकोड करते हैं, यानी कि बनाते हैं क्या, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए, जैसे कि एम्पीसिलिन, क्लोराफेनिकल, टेट्रासाइक्लिन को और क्या बोलते हैं, कैनामाइसिन। ठीक है, आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। ई कोलाई के अंदर जो जीन एनकोड करेंगे क्या, रेजिस्टेंस किसके लिए, एंटीबायोटिक के लिए, उन जीन के नाम क्या है बच्चे, एम्पीसिलिन,
क्लोरमपेनिकल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सारे क्या है सेलेक्टेबल मार्कर का काम करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लाज्मिड PBR 322 पर जाएं तो वहाँ आप अपनी NCERT के अकॉर्डिंग दो चीज़ें पढ़ोगे, दो जीन पढ़ोगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। प्लाज्मिड ये जो वेक्टर है ये दो तरह के रेजिस्टेंस जीन बनाता है, एक तो किसको रेजिस्ट करेगा, टेट्रासाइक्लिन को, दूसरा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग साइट के बारे में। थैंक यू।